हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्पी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि एंड वी मेक प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हमारी EMRS की जो अकाउंटिंग की जो अकाउंटेंट्स का जो पोस्ट है उसमें अकाउंटिंग के जो कुछ नॉर्म्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसे हम कहते हैं, उसकी वीडियो होने वाली। बेसिकली हिंदी पर है, पूरी हिंदी में मैंने बनाई है। कोशिश की है कि जो पीपीटी में ज्यादातर टर्म्स रहे वो हिंदी में रहे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि हिंदी में होनी चाहिए, तो उस वजह से तो एक तो सबसे पहले अभी जो एफसीआई का ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख सकते हैं, राहुल गर्ग। तो ये हमारे जो अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो हो चुके हैं सिलेक्ट अकाउंटेंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स में एफसीआई एजीएम 2021 में इनकी ऑल इंडिया रैंक बनाई थी। तो ये हमारा अकाउंटेंट का बेसिकली कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 450 प्लस वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस है एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा क्या स्मूथ बना देते हैं और फास्ट बना देते हैं। बेसिकली 50% फास्ट कर देते हैं और उसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है, ठीक है। लेखांकन मानक होते क्या है, हिंदी में इसका जो मतलब है वो होता है लेखांकन मानक। इंग्लिश में इसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं, देखिए स्टैंडर्ड्स मानक का मतलब होता है ना कि एक पैरामीटर जिस पर हम किसी चीज को क्या करते हैं, तौलते हैं, किसी चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, तो उसको हम मानक कहते हैं। लेखांकन मतलब जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या। बेसिकली होता ऐसा था कि जो आपका ब्रिटिश एरा था, ठीक है, इंडिया में बोल लो या फिर जो कॉलोनाइजेशन का जो पूरा वो सिनेरियो चल रहा था वर्ल्ड में, तो उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अलग अलग कंपनियां थी पूरे वर्ल्ड में जो काम कर रही थी। लेकिन होता क्या था कि वो लोग ना अपने जो अकाउंट्स बनाते थे, जो बेसिकली जो किताबें बनाते थे जिसमें वो सारी चीजों को लिखते थे, ठीक है, उसमें वो अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर देते थे, ठीक है। डेटा जो आंकड़े होते थे उनको इस तरह से तोड़ तोड़ मरोड़ के, जैसे बेसिकली इंग्लिश में एक वर्ड होता है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, प्रस्तुत करते थे कि लोगों को लगता था कि भाई इनकी कंपनी तो क्या है, बहुत प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हो रहा होता था इसके जस्ट उल्टा। तो ऐसे में जब एक लिबरलाइजेशन का पीरियड आया, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड आया, तो वहां पर ऐसा होने लगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अभी वो एक बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा बिजनेस नहीं चला सकते हैं। हो सकता है उनके पास क्या एक्सपर्टीज ना हो। तो ऐसे में क्या होता था कि वो सोचते थे कि मैं क्या करूं, किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान अपना पैसा कहीं पे भी लगाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये तो देखेगा ना, एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा कि इसकी कंपनी का आखिरकार बेस क्या है, मतलब वर्थ कितनी है, ये क्या मेरे इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो दे पाएगा, क्या मैं इसको जितना पैसा दे रहा हूं वो जायज है, क्या इसकी रिटर्न मुझे मिलेगी, क्या मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। अब ये सब उसे पता कैसे चलेगा, ठीक है, ये सब उसे पता कैसे चलेगा। अब कंपनी ने जिस तरह से जो आंकड़े बनाए हैं, जो रजिस्टर्स बनाए हैं, जो अकाउंट्स जो उसने अलग अलग बुक्स बना रखी हैं, उन बेसिस पे अगर वो इन्वेस्टर उसको सही मानकर इन्वेस्टमेंट कर देगा तो हो सकता है कि वो आंकड़े तो गलत थे, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो पूरा इन्वेस्टमेंट था वो खराब हो जाएगा, पैसे पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता था कि जरूरत पड़ी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग किसी भी देश की बुक्स, किसी भी देश की इंडस्ट्री के कोई भी एक जो है अकाउंटिंग के हम जो उसकी बुक्स हैं वो मंगाए और उसको बैठ के इजिली एनालाइज कर पाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब क्या हो, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे मानक हो या उससे मिलते जुलते मानक हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो है अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तय किए गए, ठीक है। तो ये आप हिंदी में लिख दिया है, क्या होते हैं, ये एक सेट की निर्देशिका, सिद्धांत और प्रक्रियाएं होती है। इसमें बेसिकली गाइडलाइंस भी होती है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं और प्रोसीजर भी होते हैं। तीनों चीजें होंगी, गाइडलाइंस भी होंगी, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स भी होंगे और उससे रिलेटेड प्रोसीजर भी होंगे कि कैसे हमें क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, वित्तीय रिपोर्टिंग में सघनता, तुलना, पारदर्शिता, जो मैंने बताया, सटीकता, ये सब बेसिक सी चीजें हैं, मतलब कॉमन सेंस पे आप कह सकते हो कि यही होते हैं मतलब। अभी आगे देखते हैं कुछ, ठीक है, ये बॉडीज हैं। पहली वाली जो है IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है। तो ये पहले नाम था, बाद में ये 2000 के आसपास इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, IFRB। 1973 में ये IASC के नाम से बनी थी। तो इन्होंने क्या किया, क्या बनाए, इस तरह के नॉर्म्स बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। उसके बाद इंडिया में एक बॉडी है जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और एक बॉडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बेसिकली ये वही है जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करती है, अप्लाई करती है, लागू करती है। बेसिकली भारत में अभी कितने हैं, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके हम आगे एक लिस्ट को देखेंगे और
आगे की क्लासेस में वन बाय वन जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अभी इस वीडियो में जो अकाउंटिंग के कितने स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सिर्फ इनको जान रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक, हाँ, जो पहली बॉडी थी जिस जहां से ये सारी चीजों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, ठीक है, वो कौन थी? आईएएस थी, ठीक है। तो ये कब बनी थी? तो ये 1973 में बनी थी। अभी एक क्वेश्चन सीधे सीधे एमसीक्यू में बन जाता है कि क्या मतलब कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे। तो याद रखना इसमें इंडिया नहीं है, कहीं पे भी इंडिया नहीं है, तो इंडिया का नाम आती है उसको हटा देना। ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली बात है, उस समय के डेवलपिंग नेशन को अगर आप 1973 में चले जाओ, डेवलपिंग नेशन कौन होंगे? ऑस्ट्रेलिया होगा, यूएसए होगा, कनाडा होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, जापान होगा, ठीक है, यही सारे तो देश होंगे, मैक्सिको, नीदरलैंड, यूके। अभी इधर इसमें बुरुंडी, रवांडा, ये सब तो होने वाले नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस से भी हो सकता है। और 1973 इवन अभी भी हम खुद को डेवलपिंग कह रहे हैं, ठीक है, और अभी भी अपने आप को इतना एसर्ट नहीं कर पाए हैं कि हम ऐसा मतलब किसी बहुत बड़ी मीटिंग में बैठ जाएं और हमारे हिसाब से सारे डिसीजन हो जाए। आप देख सकते हो बहुत सारे G7 में भी अभी इंडिया नहीं आता है ना। तो ऐसी चीज जो पूरे वर्ल्ड पे एक साथ ग्लोबली एक्सेप्टेड होने वाली हो, वहां पर इंडिया उस समय 1970s में तो नहीं होने वाला था। तो इंडिया नहीं है, इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या किए, कुछ मानक तय कर लिए और एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, और उसी पर आगे चलकर ये हमारे सारे क्या हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार हो गए, ठीक है। अब भारत जो ये है भारतीय नियामक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ठीक, तो अभी देखते हैं भाई इसमें इनका क्या काम है। इसमें बेसिकली ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका भी मतलब वही है कि ये सारे ये जो बोर्ड है यही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। अभी इसमें ये देखो क्या मेन ये होते किस लिए हैं? तो इनका काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इसमें पहली चीज की मेजरमेंट करते हैं हम कि हमारे जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसका मेजरमेंट किस तरह से होना, उसके प्रोसीजर क्या होंगे, हमें वो देखते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट अगर गलत हो गया, सही हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना, ये देखते हैं। ट्रांजेक्शन या किसी उससे रिलेटेड चीजों को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बुक्स में, ठीक है। डिस्क्लोजर, हमें कोई जानकारी डिस्क्लोज करनी है कि नहीं करनी है तो कैसे करनी है, ये सब हम बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही जान पाते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पर्पस ऑफ एएस, ठीक है, पर्पस क्या है? तो पर्पस याद रखिए, पहली बात तो ये मैंडेटरी है भाई, ठीक है। एएस देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंडेटरी नेचर, ये क्या है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है तो आप फॉलो कर रहे हो, वरना अपने नियम से अपनी बुक्स बनाए पड़े हो, ऐसा नहीं है, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसको बाइंड कर देती है आपके ऊपर, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, कुछ हो सकते हैं, कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे, देखो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो कुछ को कुछ रूल्स, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, कुछ के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। आपका मन है आप कीजिए, आपका मन है नहीं है आप मत कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे वाली स्लाइड पर अच्छे से देखते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, स्थिरता लाता है, कंसिस्टेंसी लाता है। मतलब हर महीने या हर साल जब नई नई बुक्स बनेगी, साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियम बदल रहे हैं, एक बार दूसरे नियम से मैंने बुक बना डाली, दूसरी बार दूसरे नियम से, तो उसमें क्या होगा, आप खुद के ही जो एसेट्स हैं या खुद की जो लायबिलिटीज हैं उनको कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो नियमों में क्या रहे, कंसिस्टेंसी रहे, तो उसके लिए जरूरी है। कंपेरिबिलिटी, जो यहाँ पर कंपेरेबिलिटी है वो मैंने बता दिया आपको कि कंपेयर कैसे करोगे, उसके लिए भी जरूरी है कि आपको एक ही तरह के नियम्स को फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर आप जो विश्व स्तर पर ग्लोबली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है अगर आप उनको फॉलो करते हो, तो ट्रांसपेरेंसी तो वहां पर हो रही है ना भाई। आप अपने नियम तो खुद बना नहीं रहे हो, जो वर्ल्ड जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है उनको फॉलो कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी तो हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाएगी, ठीक है, कंपनी की। तो उसके बाद जो इन्वेस्टर है, अब वो बेसिकली अगर वो देखेगा कि आपने सारे ईयर्स को अच्छे से फॉलो किया, आपकी बुक्स जो है वो बिल्कुल ही जो भी स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो कर रही है, तो वहां पर उसका भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। आपकी भी क्रेडिट वर्दीनेस जो होगी वो बढ़ जाएगी। देखिए हिंदी में सब लिखा है, साख मूल्यांकन, ठीक है। आपका भी जो कंपनी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अच्छा दिखाएगा। विनियामक जो विनियामक अनुपालन होता है, आप क्योंकि बेसिकली आप जो गवर्नमेंट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस तो आप कर रहे हो, ठीक है। ग्लोबली कंपैरिजन, अब टाटा अपनी कोई भी बुक्स को या किसी भी कंपनी एबीसीडी जो भी उनकी कंपनी अलग अलग, उसमें से किसी भी एक कंपनी को किसी भी वर्ल्ड की उसी उसी जैसे स्टील टिस्को है, ठीक है, स्टील का वो बेसिकली सब करते हैं, आयरन और स्टील का। तो अब उनको इसी तरह की किसी दूसरी कंपनी से जो ग्लोबल लेवल पे काम करे उससे कंपैरिजन करना तो आसान रहेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया ग्लोबल कंपैरिजन। इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग,
हाँ, तो भाई डिसीजन मेकिंग तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, चाहे इंटरनल डिसीजन मेकिंग हो चाहे एक्सटर्नल, चाहे इन्वेस्टर आपकी कंपनी के लिए कुछ सोच रहा हो डिसीजन ले रहा हो तो भी उसके लिए आसान है, और चाहे आप खुद सोच रहे हो कि यार लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ग्रोथ परसेंटेज कम हुआ है, तो हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, तो वो थोड़ा यहाँ पर आसान हो जाता है। इफिशियंसी इन कैपिटल एलोकेशन, जाहिर सी बात है ऐसा होता है कि बहुत एक कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे होते हैं, तो कहीं पर जितना उसका रिटर्न है उससे ज्यादा अगर उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम इस ये जो बुक्स हैं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे हम वो चीज निकाल कर, वो डेटा निकाल कर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है, तो हम उसको वहां पर कॉस्ट कटिंग करके दूसरी तरफ जहां पर पैसा कम जा रहा है पर आउटपुट अच्छा मिल सकता है वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बातें समझ में आती हैं। फिर फैसिलिटेटिंग ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो ये बाकी सब तो यहाँ पर नॉर्मल सी चीजें हैं भाई, ठीक है। फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, तो सरकारी नीति को सुविधाजनक बनाना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये आप जान गए। उसके बाद ये जो इंडियन एएस जो लिस्ट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दी। यहाँ पर अकाउंटिंग देखिए कुछ जो है यहाँ पर गायब है, जैसे कि एएस 8 गायब हो चुका है, ठीक है, इसको हालांकि अब वो कर दी, रिमूव कर दिया गया है एएस 8, अब ये प्रचलित नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये लिस्ट है, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में तो अभी इतना ही है। ये हमारा अकाउंटेंट का कोर्स है भाई, इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, ठीक है। जिन किसी का भी बीकॉम हो रखा है अकाउंट्स के साथ तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उस हिसाब से भाई अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है, डिलेमा में है कि भाई कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छा है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 45% का, आप ये ले सकते हो। बैच स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई, यानी आज से ही बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसे 50% फास्टर कीजिए। और इसी साल देखो भाई, ये साल आखिरी साल है क्योंकि अब 5 साल बाद ही चुनाव आने हैं। इस साल जो हो गया, जो जो इस साल की वैकेंसी में निकल गए वो तो ठीक है, अगले साल हम सबके पास खूब सारा पैसा रहेगा, टाइम भी रहेगा, बट वैकेंसीज ही नहीं होंगी वहां पर, तो फिर हम करेंगे क्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।